गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मॉड्यूल डी सीसीपी में सीसीपी जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें मॉड्यूल डी ठीक है। अदर करके है। इसमें हम आएंगे, देखेंगे एक्सपोर्ट फिनांस। ठीक है, एक्सपोर्ट फिनांस ये आपका चैप्टर नंबर है 11, चैप्टर 11। इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्री शिपमेंट फिनांस और दूसरा है पोस्ट शिपमेंट फिनांस, शिपमेंट फिनांस। ठीक है, ये दो चीज देखना है, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट। लदान हो गया, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF या CIP। इसमें कई सारी टर्म है, मैं आपको बताते जाऊंगा। कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। तो ये जब, जैसे मान लीजिए आप किसी भी मोड से आ रहे हैं, ठीक है, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट। इधर आप एयर से आ रहे हैं, बाई आप सी आ रहे हैं, ठीक है, या आप लैंड से, रोड से आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपका सामान जो है आपके इस पे, जो आपका मान लीजिए कि ठीक है, ये यहाँ पे आपका फ्लाइट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका जो वेसल हो गया और यहाँ पे आपका ट्रक हो गया, ठीक है। जब तक सामान आपका नहीं लदा है तो प्री शिपमेंट, सामान लदने के बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो शिपमेंट फिनांस, ठीक है। एक्सपोर्ट फिनांस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बैंक को बेनिफिट भी बहुत होता है, कमीशन बहुत मिलता है, बढ़िया इसमें। आइए देखते हैं, एक्सपोर्ट फिनांस जो है चैप्टर 11 आपका है। मॉड्यूल जो है आपका, मॉड्यूल मैंने बोला था मॉड्यूल डी है, अदर क्रेडिट्स, ठीक है, ठीक। इसमें देखेंगे हम प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट फिनांस, ECGC होल टर्नओवर, पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फिनांस इन फॉरेन करेंसी, कस्टमर सर्विस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अदर पॉइंट्स कोई होगा तो, एंड सम अप, लास्ट में जो सम अप हम लोग ऑलरेडी देखते हैं सम अप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फिर से वही रिक्वेस्ट कि मैं इस बुक को जो है CCP का आपका जो बुक है, इसमें लाइन टू लाइन ही पढ़ूंगा। लाइन टू लाइन आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि IAPF पे क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। आपके कई सारे कोलिग्स होंगे, आप उनसे ज़रा बात करेंगे। कोलिग्स होंगे जो पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल से GIB और CIB में लगे हुए हैं, ठीक है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। रीजन बियॉन्ड ये है, CIB इतनी आसान, GIB इतनी आसान, या IABF का एग्जाम इतना आसान है। CCP के लिए भी जो है, CCP मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कहीं भी आपका प्रोसेसिंग हब है, किसी किसी बैंक में आपका प्रोसेसिंग हब है, तो जो प्रोसेसिंग हब में बैठे हुए स्टाफ है उनको मैंडेटरी है ये CCP कोर्स करना, ठीक है। तो सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कोर्स जो है ये हर महीने में लगभग 2 बार होता है, 15-15 दिन पे, ठीक है। और 7000 इसका फीस है अप्रॉक्स, प्लस GST होगा जो अलग से, ठीक है। तो ऐसा होता है, हर बार आपको मौका मिलता है। ये देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर हमारा। एक एक चीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में। ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। यही मेन है आपका, जैसे मैंने आपको कहा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड, प्री शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या है, ये 1 रुपये में हो गया, ठीक है। पोस्ट प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट, और यहाँ पे जो है फॉरेन करेंसी में हो गया प्री और पोस्ट, ठीक है। बीच में है डिम्ड एक्सपोर्ट, कंसेसिव रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट या इंटरेस्ट ऑन रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या मिलेगा, ठीक। देखिए एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट जो मेन है, ये सारे एक्सपोर्ट जो है फेमा के अंतर्गत ही होते हैं, ठीक है। एज पर फेमा एक्सपोर्ट मीन्स, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, एक्सपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के ग्रोथ के लिए भी एक्सपोर्ट, या किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट
ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी कंट्री में जितना माल खपा सकते हैं, जो रेस्ट बच जाएगा, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है या नहीं भी अगर है, तो आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज चाहिए या वैसा मनी चाहिए जिसका वैल्यू ज़्यादा हो। मान लीजिए कि आप एक यूएसडी अगर लेते हैं, तो आप 50 रुपया 53 रुपया अगर आप देते हैं, मान के चलिए आप 1 यूरो लेते हैं, तो आप 80 रुपीज़ देते हैं। तो हमें ज़्यादा चाहिए ना, एक 1 रुपी अगर हम कोई मार्केट में, मान लीजिए यहीं पे कोई कपड़ा जो है हम 1000 रुपये का लेता है, बट यही वहाँ चला जाता है तो ये 10 यूरो का हो जाता है। ठीक है, 10 यूरो का हो जाता है, या ये 20 यूरो का हो जाता है। ठीक है, 1000 में हो गया, लगभग 8-9 यूरो हुआ। ठीक है, तो ये बाहर गया तो 20 यूरो हो गया, तो ये महंगा हुआ ना, महंगा हुआ तो हमें ज़्यादा एक्सचेकर मिलेगा फॉरेन करेंसी। तो इसलिए क्या होता है, एक्सपोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। In order to maintain healthy balance of trade and foreign exchange reserves, it is necessary to have sustained and high rate of growth of export. क्या है, हमको किसी भी हालत में जो है फॉरेन एक्सचेंज अगर मेंटेन करना है या हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज को हमें जो है तो एक्सपोर्ट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऑन सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ, क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्रेडिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप लोन नहीं देंगे, विच इनेबल एक्सपोर्टर टू इफिशियंटली एक्सिक्यूटिंग देयर ऑर्डर्स। ठीक है, उनके लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल बहुत ही जरूरी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट बहुत ही जरूरी है, तभी जाके वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाते हैं। द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस मेनली बाई वे ऑफ प्री एंड पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट देते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज गारंटेड इन रुपीज एलवेज फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट फाइनेंस जो दो पार्ट्स में गारंटेड किया जाता है, दो तरीके से, या तो आपको रुपये में ले लीजिए या आप फॉरेन करेंसी में ले लीजिए, जिसमें चाहिए आपको। अच्छा, एक्सपोर्ट होता है क्या है फेमा की जो गाइडलाइंस है उसमें कहता है कि टेकिंग आउट एनी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर कोई गुड्स को हम लेके इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो वो वैसी जगह लेके जा रहे हैं जो इंडिया से बाहर है, तो वो क्या है, एक्सपोर्ट है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। अगर कोई सर्विस आप दे रहे हैं, एक तो गुड्स हो गया, आपने सर्विस से दे दिया, तो वो भी क्या आएगा, एक्सपोर्ट की परिभाषा में आएगा। तो ये कहता है कि टेकिंग आउट इंक्लूड सेंडिंग आउट गुड्स बाई लैंड, मैंने कहा लैंड, सी और एयर, ऑन कंसाइनमेंट और बाई वे ऑफ सेल, लीज, हायर परचेज और अदर अरेंजमेंट। ठीक, तो ये दोनों चीज अगर आप करते हैं इस मेथड से, तो वो एक्सपर्ट है। इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इंक्लूड्स ट्रांसमिशन थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सॉफ्टवेयर के केस में क्या है, आप सॉफ्टवेयर जो भेजते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भेजते हैं, तो वो भी एक्सपोर्ट हो गया। कहता है एन एक्सपोर्टर में रिक्वायर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड एंड द टर्म ऑफ सेल ऑफर टू बी ओवरसीज बायर। ठीक है, ओवरसीज बायर को आपने क्या टर्म एंड कंडीशंस दिया है, उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, और बैंक उसको फाइनेंस करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या हो गया, रिक्वायर्ड टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स। द एक्सपोर्टर में ऑल्सो रिक्वायर टर्म फाइनेंस। टर्म फाइनेंस हो गया मीडियम और लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर थिंग्स सच एज परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको खरीदना होगा, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल ईटीसी। जनरली एक्सपोर्ट फाइनेंस इज ए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है, अलाउड टू एन एक्सपोर्टर फॉर एक्सक्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो एक्सपोर्टर को लोन दिए जाते हैं, वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल ही होता है या वर्किंग फाइनेंस ही होता है। ठीक है, टू डिफरेंट स्टेज पर देते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, तो कहता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्टर फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर टिल द डेट ऑफ शिपमेंट। टिल द डेट ऑफ शिपमेंट इज नोन एज प्री शिपमेंट क्रेडिट। जब तक शिपमेंट नहीं हुआ है तब तक शिपमेंट, प्री शिपमेंट होगा। सच फाइनेंस इज एक्सटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स मीन्स मींट फॉर एक्सपोर्ट। तो ये जो क्या होता है, इस पर्पज के लिए होता है, जब तक आपका जो है शिपमेंट नहीं होता है, ठीक है, तब तक के लिए आपको ये प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया जाता है।
उसमें क्या है कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है किसी बायर से, तो उसको फुलफिल करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आप उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेयर हाउस में करेंगे, तो ठीक है। तो इसके लिए ये प्री शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या हो गया? मीन फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर एक्चुअल शिपमेंट ऑफ गुड्स। जब शिपमेंट ऑफ गुड्स आपका हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको जो फिनांस मिलता है वो हो गया पोस्ट शिपमेंट। इट ब्रिजेज द फाइनेंशियल गैप बिटवीन द डेट ऑफ शिपमेंट एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ पेमेंट फ्रॉम ओवरसीज बायर देयर। ठीक है, या क्या करता है, आपने शिपमेंट कर दिया, शिपमेंट कर दिया, अब ये बायर के पास पहुंचेगा, बायर से जो है फिर पेमेंट आएगा आपके बैंक को, इसके बीच में मान लीजिए 30 डेज लग गए। इस गैप को पूरा करने, चूंकि आपका पैसा तो यहाँ फंसा हुआ है बायर के पास, जब तो बायर पैसा देगा नहीं तब आपके पास फिर वर्किंग कैपिटल आएगी नहीं, या रिवॉल्विंग क्रेडिट आएगी नहीं, या कैश आएगा नहीं, या लिक्विड आएगा नहीं, तो फिर आपका जो है प्रोसेस शुरू होगा नहीं, प्रोसेसिंग प्रोक्योरिंग का, रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल परचेज करने का। तो इस गैप को पूरा करने के लिए, इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए जो दिया, उसे ही हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, in other words this credit facility extended to exporter for the date of shipment of goods till the realization of export proceeds। ठीक है, जब तक आपका रियलाइजेशन, मतलब यहाँ से पैसे आपके नहीं आते। प्री शिपमेंट फाइनेंस में आप देखिए, प्री शिपमेंट में मैंने दो चीज कहा, आप रूपी में भी होता है, रूपी और फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन में दो टाइप से। तो प्री शिपमेंट रूपी क्रेडिट में क्या है, तो इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है अंडर प्री शिपमेंट? ईपीसी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, ठीक है, इन रूपी, पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, पीसीएफसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी में आपको मिलेगा एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव कवर्ड अंडर ईसीजीसी पॉलिसी। ईसीजीसी पॉलिसी में कुछ जो है एक्सपोर्ट क्रेडिटर गारंटी कॉर्पोरेशन, तो इसके थ्रू जो कुछ एडवांस आपको मिलने हैं वो भी प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट में फाइनेंस होता है। एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल ड्यूटी ड्रॉबैक, कस्टम्स से आपको जो कुछ मिलना है, कस्टम्स। एडवांस अगेंस्ट चेक्स ड्राफ्ट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम एक्सपोर्टर, तो एडवांस अगेंस्ट चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट के बदले कोई चेक और ड्राफ्ट मिला है, तो इसमें आता है एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट रुपीस, ईपीसी इन रुपीस। ये क्या है, अब ये जो एक्सपोर्ट, ये वाला सबसे पहले आएंगे हम लोग एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट इन रुपीस। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट इज द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ग्रांटेड टू द एक्सपोर्टर फॉर परचेज, इसके लिए परचेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड्स प्रायर टू शिपमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रायर टू शिपमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स रेंडिंग द सर्विसेज अगेंस्ट एलसी और कंफर्म इररिवोकेबल ऑर्डर और एनी अदर एविडेंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, प्री शिपमेंट इसी के लिए दिया जाता है, किसके लिए, फॉर परचेज ऑफ, परचेज, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड्स प्रायर टू प्री शिपमेंट। ठीक है, प्रायर टू शिपमेंट। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स रेंडिंग द सर्विसेज अगेंस्ट एलसी, एलसी के अगेंस्ट में जो सर्विस लगा, ठीक है, या पैसे लगे या फीस लगे या कुछ और भी रिवोकेबल ऑर्डर के कारण जो है कुछ लगा, तो इसके लिए जो फाइनेंस हम लोग करते हैं उसे प्री शिपमेंट फाइनेंस। पीरियड ऑफ पैकिंग क्रेडिट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्री शिपमेंट क्रेडिट या प्री शिपमेंट, उसको पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। तो द पीरियड ऑफ पैकिंग क्रेडिट इज टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द रिलेवेंट फैक्टर। ये कौन डिसाइड करेगा, क्रेडिट का पीरियड क्या होगा, ये बैंक डिसाइड करेगा। However, if the finance is not adjusted by submission of export bill within 360 days from the date of advance, the advance bill is ceased to qualify the prescribed rate of interest for export credit to the exporter ab initio। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक जगह हुआ था, मैं किसी ब्रांच में था, दिल्ली की ब्रांच में। ठीक है, दिल्ली के ब्रांच में था, वो एक्सपोर्टर बहुत बढ़िया था, जैकेट्स का, जैकेट्स, विंटर जैकेट्स जो होते हैं, विंटर जैकेट्स यूरोप में एक्सपोर्ट करता था, और उसका जो था पेंडिंग बहुत दिनों से चला रहा था, मुझे ये जानकारी नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा था। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो था, मैं यहाँ से रॉ गया था एकदम बिल्कुल, तो वहां मैंने देखा कि वहां 360 डेज के बाद भी जो है वो एडजस्टमेंट किया जा रहा था। बाद में वो चीजें पकड़ में आई और फिर मैंने उस चीज को रोका। ठीक है,
तो इस पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, ब्रांच में हर चीज को ध्यान देना है। एलिजिबल बोरोवर कौन हो सकते हैं? एक्सपोर्टर शुड कंप्लाई विद द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन जो है उसको कंप्लाई करना है। आईईसी कोड अलॉटेड बाय डीजीएफसी, ठीक है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, तो डीजीएफटी दिया डायरेक्ट जनरल फॉरेन ट्रेड। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्री शिपमेंट क्रेडिट ग्रांटेड टू सब सप्लायर। अगर सब सप्लायर को प्री शिपमेंट क्रेडिट दिया गया तो उस पर लागू नहीं। सिमिलरली वेरेवर applicable for the exporter should also possess an export license quota granted by Export Promotion Council should have confirm order of LC in his favor, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी अगर जरूरत हो, the exporter should also possess an export license quota granted by Export Promotion। कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसने जो है एक्सपोर्ट लाइसेंस या एक्सपोर्ट का कोटा दे दिया है, ठीक है, या कंफर्म्ड एलसी है, तो उसको आप, वो एलिजिबल बॉरोवर है, ठीक है। Due diligence exercise should have done due diligence exercise should have done as in the case of any other borrower, and the borrower should have to establish exporter, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस करना है, डन इन केस ऑफ एनी अदर borrower, दूसरे borrower के केस में ड्यू डिलीजेंस करना है, एंड द borrower should have to establish एज एक्सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। बैंक should satisfy themselves about the standing of LC opening bank and buyer, ठीक। बैंक सेटिस्फाई हो जाए अबाउट द स्टैंडिंग ऑफ एलसी, एलसी ओपनिंग बैंक, एलसी ओपनिंग बैंक जो है उसके बारे में, एंड द बायर के बारे में। एक्सपोर्टर शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द बैंक about the capacity to execute an order within the stipulated time to manage the export business, ठीक है। एक्सपोर्टर जो है, अब आप मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लिया बट आप उसको कम पूरा नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे तो क्या होगा फिर? गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या है, बैंक एक्सपोर्टर को जो है शुड एबल टू सेटिस्फाई द बैंक, उसको जो है बैंक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो उसने ऑर्डर लिए हैं उसके पास कैपेसिटी है इस ऑर्डर पे। तो बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक शुड सेटिस्फाई, बैंक शुड सेटिस्फाई बैंक शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द स्टैंडिंग ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक्स, ठीक है। एक्सपोर्टर क्या है, एक्सपोर्टर को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा बैंक को कि दे हैव द कैपेसिटी टू एक्सिक्यूट द ऑर्डर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टू मैनेज द एक्सपोर्ट बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रांचेस शुड आल्सो लुक इनटू द रेगुलेशंस एंड द पॉलिटिकल रेफरेंशियल कंडीशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर मतलब किस कंट्री का इंपोर्टर है, ठीक है, टू मैनेज द एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मान लीजिए आप युगांडा में अभी जो है या लेबनान में भेज देंगे एक्सपोर्टर, वहां से इंपोर्टर कोई होगा तो क्या आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे? तो वो भी देखना है। इफ द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड इन्वॉल्व इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट, appropriate arrangement should have to be made by the exporter for such imports, ठीक है। अगर मान लीजिए बार्टर सिस्टम है, बदलैन जिसको बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए इफ कोई गुड्स अगर है, इफ गुड्स द गुड्स एक्सपोर्टेड इन्वॉल्व इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, कंपोनेंट्स हो रहा है, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा? मेड करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। ईपीसी लोन इज गिवन नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग द एफओबी फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है। एफओबी वैल्यू फ्रेट ऑन बोर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता वैल्यू ऑफ ऑर्डर। एलसी और डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कोई भी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्म हुआ होगा बट एफओबी वैल्यू से या एलसी का कॉस्ट जो होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम ही होगा। डिसबर्समेंट क्या होगा? ऑर्डिनरी ईच पैकिंग क्रेडिट सैंक्शन शुड बी मेंटेन एज ए सेपरेट अकाउंट फॉर पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ पीरियड ऑफ सैंक्शन एंड इन यूज ऑफ फंड। जितना भी ईपीसी सैंक्शन है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, उस सबका क्या होना चाहिए? एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग 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 करने के लिए, ठीक है, इन यूज ऑफ द फंड्स। The RBI discontinued refinance of export credit and replaced with its system level liquidity provision। रिफाइनेंसिंग बंद कर दिया है, अब सिस्टम जो है
सिस्टम लेवल लिक्विडिटी प्रोविजन लागू। The facility may be released in one lump sum or in a stage as per the requirement of executing the orders of LC। ये फैसिलिटी जो है कब रिलीज की जाएगी, लमसम की जाएगी या स्टेज में, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सीडिंग द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। स्टेज वाइज रिलीज अकाउंट मे बी मेंटेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स सर्विसेज। ठीक है, ये मेंटेन करना पड़ेगा। बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक शुड कंटिन्यू टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द थर्ड इंड यूज। इंड यूज पे हर चीज में हम लोग इंड यूज का जो भी क्रेडिट जहाँ पे जुट गया लोन्स, वहां पे हम लोग इंड यूज एकदम इंश्योर कर देंगे होना चाहिए। इंश्योर दैट क्रेडिट एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज यूज फॉर जेन्युइन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना एक्सपोर्ट में जो है गवर्नमेंट बहुत ही प्रमोशन देती है, उसको टीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, उसको इंटरेस्ट का जो है सब्सिडी भी मिलती है एक्सपोर्टर्स को। तो इधर इनका जो है, जैसे अगर 11% लग रहा है, 4% इनको सब्सिडी मिल गई तो ये 7% लगेगा। आप सोचिए 7% पे मार्केट में आप लेके देखिए, नहीं मिलेगा। बैंक शुड ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस मेड बाय द एक्सपोर्टर इन टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था, एक उर्जित पटेल हमारे जो है गवर्नर थे, डॉक्टर उर्जित आर पटेल कमेटी रिकमेंडेशन टू मूव अवे फ्रॉम द सेक्टर स्पेसिफिक रिफाइनेंस टू एड ए मोर जनरलाइज्ड प्रोविजन ऑफ सिस्टम लिक्विडिटी without preferential access to particular sector liquidity. The Reserve Bank of India decided to limit access to the export credit refinance while compensating fully with commensurate with expansion of market access to liquidity through a special term repo facility from Reserve Bank of India equivalent to 0.25 of NDTL net demand and time liabilities। इससे ऐड कर दिया था। क्या कहा, एक उर्जित पटेल कमेटी थे जो आरबीआई के गवर्नर भी था, उनके रिकमेंडेशन में क्या किया गया, टू मूव अवे फ्रॉम सेक्टर स्पेसिफिक रिफाइनेंस से इन्होंने क्या किया, जनरलाइज प्रोविजन कर दिया सिस्टम लिक्विडिटी का, विदाउट प्रेफरेंशियल एक्सेस टू एनी पार्टिकुलर सेक्टर, किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर को प्रेफरेंस नहीं देते हुए एनटीटी। The Reserve Bank has decided to limit access to export credit refinance while compensating fully with the commensurate expansion of market access to liquidity through a special term repo जो था उसके हिसाब से उसको रिफाइनेंसिंग किया। This should improve access of liquidity को improve करता from the Reserve Bank of India for system as a whole without the procedural formality relating to the documentary evidence authorization and verification associated with the export credit refinance। ठीक है, इससे क्या फायदा मिला, इम्प्रूव किया एक्सेस टू द लिक्विडिटी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सिस्टम एज ए होल विदाउट ए प्रोसीजर फॉर्मेलिटी। कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉर्मेलिटी नहीं हुआ, रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन एसोसिएटेड विद द एक्सपोर्ट ECR। This should also improve the transmission of policy impulses across the interest rate spectrum and engender efficiency in cash management। क्या होगा फिर इससे, इसने इम्प्रूव भी किया। दिस शुड ऑल्सो इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इम्पल्स अक्रॉस द इंटरेस्ट रेट एक्सपोर्ट। ठीक है, लिक्विडेशन कैसे होगा, लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट आपने पीसी इशू तो कर दिया। ठीक है, तो जनरल क्या है, जनरल प्रोविजन है, लिक्विडेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी मे बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द बिल ड्रॉन thereby converting the pre-shipment into post-shipment। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, जो प्री-शिपमेंट क्रेडिट है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, बिल्स जो होता है प्रोसीड्स ऑफ बिल्स जो ड्रॉन होता है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग प्री-शिपमेंट से पोस्ट-शिपमेंट में। ठीक है, सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द बैंकर, ये बैंकर और एक्सपोर्टर के बीच का एग्रीमेंट अगर ठीक ठाक है। इट कैन ऑल्सो बी लिक्विडेटेड, अगर दूसरे तरीके से भी लिक्विड करना है, रिपेड प्रीपेड आउट ऑफ द बैलेंस इन द एक्सचेंज अर्नर EEFC अकाउंट से या DDA अकाउंट इन द केस ऑफ डायमंड डॉलर स्टडी ज्वेलरी एक्सपोर्टर एज द फॉर्म ऑफ रूपी रिसोर्सेज ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्ट हैव एक्चुअली टेकन प्लेस। ठीक है, या तो दूसरा तरीका है कि हमने प्री शिपमेंट जो है, जो हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ बिल्स आए, हमने प्री शिपमेंट आपका जो था उसको हमने पोस्ट शिपमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या आपका जो है हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है EEFC में, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट या DDA डायमंड डॉलर अकाउंट। ठीक है, तो वहां से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ नॉट सो लिक्विडेटेड रिपेड बैंक हैव टू चॉइस टू री स्टिपुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट
फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। देखिए अगर आपको लिक्विडेशन नहीं हुआ है ईपीसी, ठीक है, प्रीशिपमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक चाहे तो अपना रेट ऑफ एडवांस इंटरेस्ट जो है और एडवांस पे बढ़ा सकती है। बैंक would however provide operational flexibility for repayment liquidation of EPC with export document relating to other export order, same or other commodity export, or the existing packing credit may be also be marked off proceeds of export document against which no packing credit has been drawn by the exporter to client withdraw। क्या कहना चाहता है ये, इसमें कहा गया है कि बैंक वुड हाउएवर प्रोवाइड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसके लिए फॉर लिक्विडेशन या रिपेमेंट ऑफ ईपीसी विथ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट किसके साथ रिलेट होना चाहिए, विथ अदर एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, फॉर द सेम और अदर कमोडिटी एक्सपोर्टेड और एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट में ऑल्सो भी मार्क, उसको मार्क कर सकते हैं आप अगर कोई एग्जिस्टिंग ईपीसी है, with proceeds for export document against which no packing credit has been drawn by the exporter clients, ठीक है। अगर वैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर को आप मार्क कर सकते हैं अगर लिक्विडेशन नहीं हो रहा है जिसके अगेंस्ट में क्लाइंट ने कोई भी पैकिंग क्रेडिट नहीं लिया हो, who have a good track record, ठीक है। These relaxations should not be extended to the transaction of sister associate or group sanction। ये जो रिलैक्सेशन है वो आप सिस्टर कंसर्न या एसोसिएट कंसर्न को नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए कि पैकिंग क्रेडिट, सेकंड जो है पैकिंग क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा का अगर पैकिंग क्रेडिट, वेयर बाई प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड, अगर बाई प्रोडक्ट उसमें एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा, वेयर द एक्सपोर्टर इज अनएबल टू टेंडर एक्सपोर्ट बिल of equivalent value for liquidating the packing credit due to shortfall on account of wastage involved in processing of agro products like raw, cashew, nuts, etc. Bank may allow exporter inter alia to extinguish the excess packing credit by export bill drawn in respect of byproduct like cashew। देखिए इसमें क्या है कि अगर जो है पैकिंग क्रेडिट जो है एक्सपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा का हो गया, ठीक है, ज़्यादा का है, तो उस केस में क्या है बैंक अलाउ कर सकता है कि कुछ सर्टेन केसेस में जहाँ एग्रो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको वेस्टेज निकलता है, अगर उस वेस्टेज का एक्सपोर्ट होता है या उस वेस्टेज का कोई बिल्स है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं ईपीसी को एडजस्ट करने में, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट को। पार्शियल सेल डोमेस्टिक सेल इज इन्वॉल्व, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सपोर्ट हुआ उसमें कुछ पार्शियल सेल डोमेस्टिक भी है तो क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट लाइक टोबैको, paper, cardamom, cashew nuts, the exporter has the necessary to purchase the somewhat larger quantity of raw agricultural produce and grade into the exportable and non-exportable variety and only the former is exported, ठीक है। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि कोई एग्रो प्रोडक्ट्स है जैसे टोबैको है, पेपर है, कार्डेमम है, कैस्यू है, कोई भी देखिए एक्सपोर्टर है, जब आप बाहर में सामान भेजते हैं सिंपल से जानिए फ्रेंड्स, आपको एक नंबर माल भेजना होगा, एक नंबर सामान आपको सेंड करना होगा, ठीक है, तभी वो आपसे मंगाएगा, ठीक। आप अपने यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर जितना चाहे खपाइए ना, ये 1000 रुपये का पॉइंट बेच लीजिए, 500 का बेच लीजिए, 4 नंबर 400 का बेच लीजिए, 100 रुपये सब बिक जाएगा, बट आपको वहाँ वाला चाहिए 2000 वाला तो 2000 वाला ही चाहिए, ठीक है। तो वही कहता है कि यहाँ सॉर्टिंग करता है कौन सा, किसमें, एक्सपोर्टेबल या नॉन एक्सपोर्टेबल में, किसके लिए, तो कौन सा एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्टेबल वाला ही। तो नॉन एक्सपोर्टेबल बैलेंस इज नेसेसरी टू सोल्ड डोमेस्टिकली, मैंने बोला ना कि ये जो बैलेंस आपका रह गया वो क्या करता है, उसको लोकली सेल हो जाएगा। आप बाहर में तो 2000 वाला बेचेंगे बट आप चाहे तो जो रह गया आपका और डोमेस्टिकली से सेल कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फॉर द पैकिंग क्रेडिट कवरिंग सच नॉन एक्सपोर्टेबल पोर्शन बैंक आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक एडवांस, उस पर बैंक क्या करेगा, डोमेस्टिक एडवांस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो चार्ज कर लेगा फ्रॉम डेट ऑफ एडवांस ऑफ पैकिंग क्रेडिट, ठीक है। अब मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड एंड डिफेटेड क्रैक्स, एक्सपोर्ट जो है बैंक आर परमिटेड टू ग्रांट पैकिंग क्रेडिट एडवांस टू एक्सपोर्टर ऑफ एचपीएस ग्राउंड नट्स, ठीक है, एंड डी ऑयल्ड डिफेटेड क्रैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल required even though the value
देयर ऑफ एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। मान लीजिए उसका वैल्यू जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर से एक्सीड कर रहा है तो भी जो है पैकिंग क्रेडिट उसको अलाउ कर। द एडवांस इन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड either in cash or by sale of residual byproduct oil within the period not exceeding 30 days from the date of advance। उसमें क्या होगा उस केस में, तो जो एडवांस होगा इन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर के अलावा वो किससे एडजस्ट किया जाएगा, बाय प्रोडक्ट से जो सेल होगा, ठीक है। लेकिन उसको 30 दिन के अंदर आपको एडजस्ट करना है। देखिए अब इसमें क्या है, अब एक्सपोर्टर जिसका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसको क्या बेनिफिट सरकार से मिलेगा वो देखिए। बैंक हैव हाउएवर हैव बीन गिवन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सटेंड द फॉलोइंग रिलैक्सेशन टू द एक्सपोर्टर क्लाइंट हु हैव ए गुड ट्रैक रिकॉर्ड। पहला, repayment liquidation of packing credit with proceeds of export document will continue. However, this could be with the export document relating to any other order covering the same or any other commodity exported by the exporter, ठीक है। तो रिपेमेंट जो होगा ये लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट होगा प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट से और जारी रहेगा, लेकिन दिस कुड बी द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एनी अदर ऑर्डर, ये एनी ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से भी होगा कवर हो सकता है, सेम में भी अदर कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है। while allowing substitution of the contract in this way बैंक should ensure that it is commercially necessary and unavoidable, ठीक है। बैंक को ये इंश्योर करना होगा कि ये टोटली कमर्शियल है और अनअवॉइडेबल है। बैंक should also satisfy themselves about the valid reason as to why packing credit extended for shipment of particular commodity cannot be liquidated in normal method। अब किसी पार्टिकुलर कमोडिटी के लिए दिया, अगर नहीं हो रहा है लिक्विडेशन तो आप दूसरे से भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं, बट आपको जस्टिफाई सेटिस्फाई करना होगा। एज फार एज पॉसिबल द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अलाउड इफ एक्सपोर्टर मेंटेन्स अकाउंट विद द सेम बैंक में अगर मेंटेन और इट हैज अप्रूवल ऑफ मेंबर ऑफ द कंसोर्शियम, ठीक है। द एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट में ऑल्सो भी मार्क ऑफ, अब एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट है उसको भी मार्क ऑफ कर सकते हैं विद द proceeds of the export document against which no packing credit has been drawn by the exporter। मान लीजिए कुछ ऐसा है जिसमें पैकिंग क्रेडिट वैसे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में जो है ना उसको मार्कअप कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट में जो है ना उसने पैकिंग क्रेडिट नहीं लिया है, ठीक है। However, it is possible that the exporter might avail EPC with one bank and submit the document to another bank, ठीक है। ये भी संभावना हो सकती है कि पैकिंग क्रेडिट आपसे लिया और डॉक्यूमेंट किसी और बैंक में डिस्काउंट के लिए दे दिया। In view of this possibility, bank may extend such facility after ensuring that the exporter has not availed packing credit from other bank against the document submitted, ठीक है। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सपोर्टर ने जो है इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में कहीं दूसरी जगह से लोन तो नहीं लिया है, ठीक है। If any packing credit has been availed from another bank, the bank to which the document are submitted has to ensure that the proceeds are used to liquidate packing credit obtained from first bank। उस केस में क्या होगा, पैकिंग क्रेडिट जो है फर्स्ट बैंक से है उसको लिक्विडेट करना होगा। दिस रिलैक्सेशन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ सिस्टर कंसर्न, ठीक है। ये रिलैक्सेशन जो है सिस्टर कंसर्न के लिए नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये इतना चीज है, आज इतना ही रहने देते हैं। 30 मिनट्स हो गया फ्रेंड्स, हो सकता है कल से जो है आपको 2 टाइम्स आपको मिले ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, कल से हम लोग यहाँ से देखेंगे। जब तक कोई भी इशूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल हम लोग देखेंगे रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्या है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तब तक हमको हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।